गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब। तो बच्चों एक बार फिर से मयंक सर, टीम स्वाभिमान की ओर से हम आप लोगों के लिए फिर एक बार लाइव सेशन लेकर आया हूं। और बच्चों आज जो अपन लाइव सेशन लेकर आए हैं उसमें सबसे बड़ा अपना जो मोटो है वो ये कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है इस नीट 2020 के रेफरेंस में, पिछले कुछ टाइम से बच्चों ये जो असमंजस की स्थिति अपने लोगों के मन में थी कि ये 13 सितंबर को नीट होगा कि नहीं होगा, और उसके अगेंस्ट कुछ टाइम पहले कुछ बच्चों ने एक पीआईएल भी दायर किया था, जनहित याचिका दायर भी की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके अगेंस्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उसी के रेफरेंस में हम आज आपके सामने मुखातिब होंगे। हालांकि बच्चों आज से 2 दिन पहले भी स्वाभिमान टीम आपके सामने लाइव सेशन लेकर आई थी और उसमें लगभग आपको एक क्लियर हिंट दे दिया गया था कि नीट अपने तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी। वही आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि जो पीआईएल दायर हुई थी उसको रिजेक्ट कर दिया और लगभग यही बोला कि नीट और जेईई के एग्जाम उसी तय सीमा पे करवाए जाएं। हालांकि फाइनल डिसीजन अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, लेकिन बच्चों माइंड में अपने एक पिक्चर ये क्लियर हो गई कि नीट अपने उसी समय पर होगी, उसे आगे पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। इसी मैटर पे और अधिक अपन डिटेल में जानने के लिए बच्चों एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर आरएल पूनिया सर आपको ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस पूरे मैटर पे विस्तार से आपको बताएंगे और कैसे आगे की स्ट्रेटेजी होगी इस बचे हुए 1 महीने के टाइम में। तो पूनिया सर जुड़ चुके अपने साथ। सर आज जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि आपने 2 दिन पहले जो लाइव सेशन हुआ था उसमें बच्चों को लगभग एक क्लियर हिंट दे दिया था, ऐसा ही और वही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्ट आपकी आगे बात हो चुकी थी और लगभग वही डिसीजन बच्चों को जो सोच रहे थे पढ़ने वाले बच्चे गार्जियन, उन्हीं के फेवर का एक डिसीजन आया। क्या आप इस बारे में आगे कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली सर इशू ये है कि ये जो पीआईएल दर्ज करी हुई थी कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से, इस पीआईएल के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग के लिए जब पीआईएल जिसने पुट करी, उन एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट के अरुण मिश्रा और उनकी साथ की जो 2 साथी, उनकी 3 लोगों की खंडपीठ ने इसको सुना और सुनने के बाद उनका क्लियर कट डिसीजन यह है कि जो कोरोना है हमें कोरोना के साथ में जीना पड़ेगा और कोरोना के जो साइड इफेक्ट्स है उनको भी ध्यान में रखते हुए, बट उनसे ज्यादा प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दी कि हम बच्चों के भविष्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो बच्चे बेचारे साल भर से नीट की 2020 की तैयारी कर रहे थे, जेईई 2020 की तैयारी कर रहे थे, मई में एग्जाम को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब तक वेट करते करते उनको 3-4 महीने का एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया है। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और बच्चों की इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और क्लियर कट 2 लाइन का डिसीजन दिया है। बहुत ज्यादा दलीलों पर बिना ध्यान देते हुए क्लियर कट ये बोला है कि बच्चों के फ्यूचर को लेकर के हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बच्चों के फ्यूचर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते केवल कोरोना के कारण, इसलिए नीट का एग्जाम उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उन्होंने जो एनटीए ने शेड्यूल अपने को दिया है कि भाई 30 सितंबर को जो नीट का एग्जाम होगा, इसी तरीके से जो जेईई मेन के भी डेट्स अनाउंस कर रखे हैं, उस एनटीए के शेड्यूल को रिजेक्ट करने से या उस पर बैन लगाने से मना कर दिया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है बच्चों, हमारे लाइव सेशन आने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे लीगल लिटिगेशन को समझते नहीं है, समझ नहीं पाते बच्चे की क्या फैसला है। तो मैं आपको बता दूं कि एनटीए ने जो घोषणा करी थी उस घोषणा के को रोक लगाने के लिए कुछ लोगों ने एक जनहित याचिका लगाई थी, बच्चों ने उस जनहित याचिका को सुनकर के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट का मूड यह है कि एग्जाम हो। अब सिर्फ एक चीज है कि बाई चांस अगर एनटीए को लगता है कि एग्जाम सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे पोस्टपोन करना चाहिए तो वो ही सिर्फ अपना शेड्यूल पोस्टपोन करेगा, जिसकी संभावना न के बराबर आ रही है। और बहुत जल्द एनटीए जो है एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोल रहे थे, आप सुनते होंगे, बहुत से बच्चे सुनते हैं कि नहीं अभी बहुत केस बढ़ रहे हैं और कोरोना के कारण डेट आगे बढ़ेगी। तो आप उन लोगों से सुन रहे हो जो ये भी बोल रहे थे कि लॉकडाउन दोबारा लगेगा, ये वो लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक के अलग अलग सेशंस चल रहे हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि सरकार तो इस बारे में फैसला कर रही है कि 11th 12th और जो बड़े बच्चे हैं उनकी स्कूल और कॉलेज कैसे खोली जाए, इस बारे में भी अभी हम आएंगे इस मुद्दे पर। इसलिए बिल्कुल जो डिसाइडिंग बॉडीज है उन्होंने फैसला कर लिया है कि एग्जाम डिसाइडेड टाइम पर ही होगी। 2 दिन पहले हमने जो इंडिपेंडेंस डे पे जो लाइव सेशन किया था उसमें भी आपको क्लियर कट बताया था, फैक्चुअल तौर पर यह बात बताई थी
कि नीट का जो एग्जाम है प्री प्लान और जेई मेन का जो एग्जाम है वो प्री प्लान शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। एनटीए का इस बारे में कोई मन नहीं है, बहुत जल्दी शेड्यूल जो है वो आप पहले जो अनाउंस्ड है उसके अकॉर्डिंग आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी आने वाले हैं, तैयारी करें। और कुछ बालक इस बारे में बैठे थे कि जब ये फाइनल हो जाएगा कि नीट की डेट और आगे पोस्टपोन नहीं होगी तब रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ऐसे लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अब आप पीआईएल को भूल जाइए और नीट का एग्जाम होगा, नीट 2020 का। जिस बच्चे की ढंग से तैयारी नहीं है वो ये सोच रहा था कि इस साल एग्जाम नहीं हो तो गड्ढे घोड़े सारे एक जैसे हो जाएं, तो ऐसा बच्चों अनलकीली हो नहीं पा रहा। दैट इज नॉट फेयर। जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए, और जो मेहनत नहीं कर रहा है, जिसका प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है, तो नो डाउट ये तो एक दौड़ है, उसमें जो अच्छा दौड़ेगा उसको नंबर मिलेगा। कोई अगर कमजोर दौड़ रहा है इस कारण दौड़ कैंसिल कर दी जाए, ये मैं समझता हूं कि एक टैलेंट के साथ नाइंसाफी होगी। और इतने सारे काम हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि सरकारें बदल रही है और वहां पर होटल्स में अगर लोग बैठ के बात कर सकते हैं, 200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, विधानसभा चल सकती है, तो एक स्कूल्स के अंदर 3 घंटे के टाइम पीरियड को हम बच्चों के भविष्य को लेकर के इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मैं एक स्वागत योग्य फैसला मयंक सर इसको मानूंगा सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पीआईएल थी, पीआईएल की जो अर्जेंसी थी और पीआईएल के जो मुद्दे थे उनको बहुत ज्यादा महत्व ना देते हुए, मैं अगर कहूं कानून की भाषा में तो यूं कहूंगा कि जिन्होंने पीआईएल दायर करी थी उनके दलीलों को नहीं सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा अपना फैसला ये थोप दिया कि आपकी बातों में दम नहीं है, आपकी जो पीआईएल है वो स्टैंड नहीं करती, आपकी पीआईएल के जो मुद्दे हैं वो स्टैंड नहीं करती कि देश की जो सबसे एपेक्स कोर्ट है, सबसे शीर्ष कोर्ट है, वो इस मुद्दे पर सुने। उन्होंने इस लायक नहीं समझा और उन्होंने सब सोचा कि भाई एनटीए ने जो डिसाइड किया है वो सही किया है। तो फाइनली नीट जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जो सरकार है उसके ऊपर फैसला डिपेंडेंट है। और सरकार के रवैये से जो सियासत में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि अभी जो सियासी दांव पेच चल रहे हैं, सरकार के जो मूड है सरकार का, उस आधार पर ही मैंने आइडिया लगाया था। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मेरी कोई नहीं चलती। सियासी दांव पेचों से ऐसा लग रहा था कि सरकार अब लगातार चीजों को अनलॉक कर रही है, यानी कोरोना को एज ए रिस्क हम अब लेंगे, कोरोना से सिर्फ बच सकते हैं, कोरोना के कारण अब आगे कोई कार्य पोस्टपोन नहीं होंगे। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से आज हमारा लाइव आने का मतलब यह था कि बच्चों आप मन बना लो कि 13 सितंबर को 2 से 5 आप डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बात का फैसला होने वाला है। मयंक सर। बिल्कुल सर, 2 टूक में आपने बात बता दी। और मैं भी कहना चाहूँगा बच्चों की, अब अच्छे बच्चे जो ये सोच के बैठे थे, जो 16 लाख प्लस बच्चे नीट के इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो बेटा जी मान के चलें कि ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने इस लास्ट 1 ईयर में मन लगा के स्टडी की थी, 2020 में जिनका सिलेक्शन का एक ड्रीम था, सपना था उनका, उनके पेरेंट्स का, तो वो बच्चे ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके मन में था कि सर, बहुत सारे बच्चों से हमारी बातें भी होती है, तो बच्चे सर यही कह रहे थे कि सर एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। और वही मन की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सुन ली, उन्हीं जज ने वही डिसीजन लिया कि नहीं, उनकी जो पीआई लगी थी उसको सुना ही नहीं और पहले ही बोल दिया कि एग्जाम होगा। तो बिल्कुल बच्चों 13 सितंबर को 2 से 5 जो आपका एग्जाम होगा, और कहीं ना कहीं ये भी बताया है कि वो ऑफलाइन मोड में ही होगा, जैसा पहले बता रहे थे उसी मोड में एनटीए उसको कंडक्ट करवाए। तो अब अपने पास जो 27-8 डेज का टाइम बचा है उसमें आप भी बच्चों ऑनेस्टली लग जाएं, बिना किसी डाइवर्जन के, बिना किसी डाइवर्ट होते हुए। अब सर से मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगा कि सर ये जो 26-7 डेज का टाइम बच्चों के लिए बचा है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे थे वो भी सर थोड़ा सा ढीले पड़ गए, कहीं ना कहीं माइंड में आ गया कि क्या पता डिसीजन क्या होगा, मन लगा रहे हैं क्या फिर पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन अब सारी चीज़ें उनके माइंड में क्लियर है, जो ये 26-27 दिन बचे हैं उसमें कैसे वो अपना प्लान करें और कैसे खुद के सपनों को, पेरेंट्स के सपनों को पूरा करते हुए इस 2020 में सिलेक्शन लें, क्या उन्हें आगे की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? पुनिया सर। जी डियर मयंक सर, आपने जो बात बोली मैं इस बात से 100% वाकिफ हूँ और एक स्टूडेंट की मनोदशा से भी बहुत अच्छे से गुजरता हूँ, क्योंकि जिंदगी के 12-13 साल अपन ने सिर्फ स्टूडेंट के बीच में गुजारे, तो मुझे पता है कि जब तक ये चीज डिसाइड नहीं हो कि एग्जाम 100% होगा, कभी भी स्टूडेंट 100% मन से नहीं लग सकता। खासकर वो बच्चा जो बहुत अच्छी मेरिट को देने वाला है, या खासकर वो बच्चा जो सिलेक्शन की रेंज के आसपास है। और दोनों को ही सबसे बड़ा नुकसान ढीलेपन होने से नीट 2020 के रिगार्डिंग होने वाला था। उन बच्चों के लिए ही अपना 15 अगस्त
वाला जो लाइव सेशन था वो इंडिकेशन था, और आज तो आप यूं मान लीजिए कि लगभग ठप्पा लग गया है कि नीट 2013 कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। ये उन बच्चों के लिए क्लियर इंडिकेशन है इस बात का कि आपको तैयारी तो नीट 13 सितंबर के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी, जेई की जो डिसाइडेड डेट है उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। अब ये मुद्दा खत्म हो गया है कि क्या पता बाई चांस, लक चांस, बैड लक, गुड लक कि एग्जाम आगे पोस्टपोन हो जाए, इस बात की संभावना 0% बोलूंगा मैं। तो अब मुद्दा ये बनता है कि अपन ने बहुत सारा टाइम खराब कर लिया, तो एक तो उसकी बहुत बड़ी टेंशन आपके दिमाग में आ सकती है, और दूसरा ये है कि अभी जो टाइम बचा है उसको कैसे यूटिलाइज करना। दो यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तो सकारात्मक जवाब ये है कि जितने भी बच्चे अभी नीट के अंदर तैयारी कर रहे थे उसमें से मैक्सिमम बच्चे इस बात के ऑरा के अंदर थे कि एग्जाम क्लियर कट होगा या नहीं होगा। अगर तब तक ये क्लियर नहीं था तो 100% तैयारी नहीं कर रहे थे। तो लगभग ये दिमाग में माइंड जो सेटबैक था वो सेटबैक सबके दिमाग पर था। तो आप यूं मान के चलिए कि सभी इस बात को लेकर के त्रस्त थे, तो इससे कोई फर्क जो है रैंक पर आपकी नहीं पड़ेगा। दूसरा जो चीज है कि अब जो रिमेनिंग टाइम है, अब जो अच्छा बच्चा होगा वो भैया हाथ धो के रिवीजन के, हाथ धो के एनसीईआरटी के, हाथ धो के रिमेनिंग टाइम पीरियड में रिवीजन के लगेगा। और अब जो बच्चा पिछड़ जाएगा या अब बच्चा ये सोचेगा, मतलब जो न के बराबर संभावना, ये भी उम्मीद लगा के बैठेगा कि पता नहीं नीट लक बाई चांस क्या पता एनटीए आगे खिसका दे, जिसकी संभावना मैं बार बार बोल रहा हूं 0% है, वो फिर 12 सितंबर की रात को सोचेगा कि यार मैं काश 20-25 दिन पहले अगर जाग जाता तो मेरे को सब कुछ आता था और मैं एंड टाइम पे सारा रिवाइज कर लेता तो मैं आज बहुत कॉन्फिडेंस से 13 सितंबर को 2 से 5 नीट का एग्जाम देने के लिए जाता। वो बच्चे इस बात को लेकर के दुखी ना हो, इसलिए ये स्वाभिमान टीम का और हमारा क्लियर आपको इंडिकेशन है कि आप जो भी फॉर्म भरे नीट 2020 के 2 से 5 13 सितंबर को एग्जाम हॉल में अपीयर हो रहे हैं कोरोना के प्रिकॉशंस के साथ में। इसलिए मन बना लीजिए, बाकी सब तरीके वही है, आप सिर्फ मन मजबूती से बना लीजिए। उसमें जो किंतु परंतु था मयंक सर, मैं कहूंगा कि आप क्लियर बच्चों को मैसेज दे दें, क्योंकि किसी के दिमाग पर मेरी बात और किसी के दिमाग पर आपकी बात असर करती है। तो क्लियर मैं चाहूंगा कि आप ये इंडिकेशन दे दें अब तो आप दावे के साथ कि 13 सितंबर को आपका नीट 2020 का और जेईई मेन का डिसाइडेड डेट के अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और मैं सर मैं ये भी चाहूंगा कि सबसे बड़ा रोल सिलेक्शन के अंदर आपके विषय का हमेशा रहता है, क्योंकि हम तो सिर्फ 25% रोल प्ले करते हैं और 25% रोल फिजिक्स वाले करते हैं, 50% रोल बायोलॉजी का होता है डॉक्टर बनने में। और बायोलॉजी एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जिस पर सबसे ज्यादा असर इस बात का पड़ता है कि आपने एंड टाइम पर एग्जाम की तैयारी करी है या नहीं करी है। इस बात का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपने कितने समय से बुक्स को छोड़ रखा है। तो मैं चाहूंगा कि किस तरीके से रिमेनिंग टाइम शेड्यूल के अंदर बच्चे डिसाइड करें और कम से कम बायोलॉजी को बहुत अच्छे से जो आगे पहले से भी तैयार करके रखे हुए होते हैं उसको कैसे रिवाइज करें और किस तरीके से नीट 2020 को क्रैक करें। सर बिल्कुल सर, अब इसमें बार बार बच्चों पर डिस्कस करते भी हैं। तो पहली चीज़ तो अपने माइंड में बच्चों ये क्लियर हो गया कि 13 सितंबर को हम 2 से 5 एग्ज़ाम हॉल में अपीयर हो रहे हैं। तो ये जो सर बायोलॉजी के बारे में आप बता रहे हैं, तो बच्चों मैं भी थोड़ा सा बता दूं, बार बार हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया है। तो पहली चीज़ माइंड में अपने क्लियर होगी, माइंड अपन ने मेकअप बना लिया कि हम 13 सितंबर को डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, अब इसमें बच्चों कोई डाउट नहीं रखना, कोई कन्फ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अब बात अपन ये करेंगे इन बचे हुए 27 डेज को हम कैसे प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें, कैसे इनको मैक्सिमम अपन यूटिलाइज करें। तो बात ये है कि बच्चों सबसे पहले वही मैं बार बार फोकस करता हूँ अपनी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इन 27 डेज में आप अब पर चैप्टर से काम नहीं चलेगा, यूनिट वाइज आप डिसाइड कर लो कि एक यूनिट को मैं इस दिन या इतने टाइम में कवर करूंगा। अब बात टाइम आ गया यूनिट वाइज। दूसरी, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के नोट्स पे आपको आना है। फिर तीसरी बात, अपने प्रीवियस नीट और एआईपीएमटी वाले क्वेश्चन वो बच्चों तीनों सब्जेक्ट में आपको जरूर लगाने हैं। देन एनटीए नेशनल टेस्टिंग अभ्यास वाले जो है 40 के बाद वाले पेपर अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, रेगुलर अगर ना भी हो बच्चों तो 2-3 दिन में एक उस पेपर को आप सोल्व कर लिया अगर वो फुल सिलेबस का होता है। अब एक छोटा सा जैसे अपन कैलकुलेशन करेंगे, बायो में 340 प्लस ले आए, केमिस्ट्री में 150 प्लस आ गए, फिजिक्स 100 या 110 प्लस मार्क्स आ गए, तो अच्छा स्कोर अपन ने वहां गेन कर लिया जो अपने श्योर सिलेक्शन के लिए बच्चों जरूरी है। अब रही बात फिजिक्स की, जो एक डराने वाला सब्जेक्ट है,
प्यारे बच्चों को मेरे फिजिक्स थोड़ा बहुत डराती है नीट वाले बच्चों को, तो उसके लिए भी बच्चों आज अपने पास कमल सर और आरजे सर अपनी टीम में हैं, स्वाभिमान टीम से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं कमल सर को भी बुलाना चाहूँगा कि वो आपको इस फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि बचे हुए 27 डेज में कैसे हम फिजिक्स को मुट्ठी में कर लें। कमल सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग बच्चों। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, जो सर ने आपको बहुत क्लियर शब्दों में बता रखी है कि आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन वो पावर होती है जिसके बाद ही अपन ये डिसाइड कर पाते हैं कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। डिटर्मिनेशन अगर होगी, आपको ये एग्ज़ाम का पता रहेगा। ये तो आप बचपन से देखते आए हो, जिस दिन अपन को ये बोल दिया जाता है कि कल टेस्ट है, तो अपने आप उस दिन शाम को पढ़ाई अपने आप बहुत तेज़ गति से अपना दिमाग उसको पकड़ता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अपने एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला है, इसका मतलब आपका माइंड अपने आप उस तेज़ गति से चलेगा कि भाई हाँ, मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ, मेरा सिलेक्शन मेरे माँ बाप के लिए, मैं या मेरे घर वालों के लिए, मेरे गाँव के लिए, मेरे ज़िले के लिए, मेरे टीचर्स के लिए मैं अपना सिलेक्शन लेने वाला हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपने तैयारी नहीं की है वो आपकी कमी है, क्योंकि बार बार ये कहा गया था कि एग्ज़ाम होने वाला है, होने वाला है। कभी ये नहीं कहा गया कि एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा। टीचर्स बार बार क्रैश कोर्स के पीछे बार बार आपकी टेस्ट सीरीज करवाई गई, आपको करना ही चाहिए था। किसी भी हाल में आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़नी चाहिए, बीच रास्ते में कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए। रुक रहे हो, बार बार किसी से सलाह लो, किसी से बात करो और बढ़ते चलो। फिजिक्स पे अब मैं आऊँ तो देखिए, फिजिक्स 45 क्वेश्चन, आप ये कभी ना सोचें कि 45 के 45 क्वेश्चन मुझे करने ही हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो भी 40 प्लस की सोचते हैं कि मैं 40 से ज़्यादा कर पाऊँ। आपको ये सोचना चाहिए कि पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं पहले मैं उनको जल्दी से जल्दी कर लूँ, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। पहले आप उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, फिर उन क्वेश्चंस को एक बार आप या तो कोई स्टार मार्क लगा लीजिए या कोई राउंड मार्क लगा लीजिए कि इनको मुझे दोबारा देखना है। ये मैं कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, और उनको दोबारा एक बार अपन रीएनालिसिस करते हैं पेपर का, तो उस समय उनको कर दीजिए और कंप्लीट कीजिए। जिन पे कॉन्फिडेंस हो वही, तुक्के वो लोग लगाते हैं जिनको ये आशा होती है कि क्या पता मेरा हो भी सकता है और नहीं भी। जिनको ये रहता है कि मेरा सिलेक्शन होना पक्का है, वो कभी तुक्के नहीं लगाते, वो एग्जैक्ट ये ध्यान रहता है उनको कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरा 99.99% सही है। बस बाकी बातें सर ने मेरे से काफ़ी सीनियर हैं सर, और इन्होंने बता दी हैं, वही एग्जैक्ट मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करते जाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू और ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा रखें। धन्यवाद, थैंक यू कमल सर। प्यारे बच्चों को फिजिक्स आसान बनाने के लिए जो आपने टिप्स दी। एक और हमारे साथ स्वाभिमान टीम के मेंबर बच्चों, आरजे सर, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। ये इस बात पे थोड़ा सा फोकस करें कि भाई फिजिक्स के इस बचे हुए टाइम में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है या ऐसे टॉपिक जिनसे कंपैरेटिवली इजी भी हो और जो ज़्यादा मार्किंग वाले हो, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, ऐसे टॉपिक को बच्चे आप पहले कवर कर लें कम टाइम में। थ्योरी वाला पोर्शन या न्यूमेरिकल वाले एग्ज़ाम किस पैटर्न के क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करें, क्या रिवाइज करें ताकि इस बचे हुए टाइम में फिजिक्स के 35 प्लस क्वेश्चन, 40 प्लस क्वेश्चन वो इजी वे में सोल्व कर सकें। आरजे सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे सर ने बोला कि अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर बात करें तो बेटा जैसे देखो यूनिट एंड डायमेंशन, एरर हुआ, लॉजिक गेट्स हुए, बेटा ये ऐसे ऐसे टॉपिक है जिनका रिवीजन अगर अपन करने बैठे तो 15 मिनट टॉपिक के लगते हैं, तो और इनसे 101% सवाल आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ऐसे टॉपिक को कभी भी बेटा स्किप ना करें। और एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ रिवीजन की, क्योंकि अपने पास एक सफिशिएंट टाइम है, सॉरी थोड़ा सा टाइम है, उसको कैसे यूटिलाइज करें। बेटा अपने पास जितने भी नोट्स हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे तो बहुत बेटर है, या फिर आप फॉर्मूले रिवाइज करना है या मेन कॉन्सेप्ट जो होते हैं टॉपिक के वो रिवाइज करना। आपको सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने से पहले सिर्फ वही रिवाइज करने हैं। और अब अपने पास ऐसा मटेरियल हो गया है, जैसे एनटीए ने पेपर अपलोड किए हैं वो अपन को सोल्व करने हैं।
जितना भी आप सोल्व कर सको, 10 पेपर 20 पेपर, या फिर प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है बेटा वो भी सोल्व करें, क्योंकि उन पेपर से अपन को ये पता लग जाएगा कि जो लास्ट ईयर 5 ईयर से ये क्वेश्चन है कहाँ से पूछ रहा है। एक टॉपिक का अपन को छोटा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार लास्ट 5 साल से ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस साल भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं। तो बेटा फिजिक्स का आप थोड़ा सा डर ऐसे निकाल सकते हो कि अगर मेरे को देखा हुआ सवाल मिल जाएगा पेपर के अंदर तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है उस टाइम पे। तो आपको ऐसे ही करना है कि जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं इस टाइम पे, और आपको छोटा सा रिवीजन कैसे करना है, आपको फॉर्मूले रिवाइज करने, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे उनको बार बार में रिकॉल करना है, रिवाइज करने। टॉपिक बेटा एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अपन छोड़ सकें, आपको हर एक टॉपिक उसी ईमानदारी से रिवाइज करना है जिस ईमानदारी से आप बायो पढ़ते हो, जिस ईमानदारी से आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। फिजिक्स का एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं बेटा। और जो भी आपको सर ने बताया है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू। थैंक यू आरजे सर। अब एक बार मैं फिर पुनिया सर से बोलना चाहूँगा, अपने पिछले जो 13, 14, 15 साल का अनुभव लेके सर बैठे हैं, उस पूरे अनुभव के बेस पर जो सारी बातें इन सबको एक साथ समेटते हुए बच्चों आप लोगों के लिए बताएं कि फाइनली सर ऐसा क्या करें अगर हमारा पीछे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ हो, मैं जैसे ढीला पड़ गए हो या जो भी है, क्योंकि पिछले 3, 4, 5 महीने से सर बच्चे गाँव में बैठे हैं, और गाँव में कुछ तो ऐसे गाँव में बैठे हैं जहाँ उनके पास नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है, हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो। तो उन बच्चों के लिए ऐसा क्या आपका गुरु मंत्र है कि वो बच्चे इन रिमेनिंग 27 डेज में भी इस नीट 2020 को क्रैक कर सके? पुनिया सर। देखिए सर, जो सरकमस्टांसेस आपने बताए हैं वो सरकमस्टांसेस बड़े खतरनाक है, बट हर सरकमस्टांसेस में पॉसिबिलिटीज होती है। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि जिस बच्चे ने लॉकडाउन लगने से अब तक अपने आप को बुक से दूर रखा, या परिस्थितियों वश दूर रहा, या मनोदशा के कारण दूर रहा, जो भी सिचुएशन है, तो मैं इस सिचुएशन में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतनी सी बात कह सकता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में सन 2000 से लेकर के 2019 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो कंसेप्चुअली सोल्व कर ले, इतना टाइम है। और बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी देख ले, और ये 2 छोटे से तरीके हैं जिस पे बच्चा कर सकता है। और बच्चे को एटलीस्ट अब वो जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहां पर उसकी शानदार पढ़ाई होती है, वो घर का बेडरूम हो, या घर का स्टडी रूम हो, या अपने गांव की झोपड़ी हो, या जो भी मतलब ओरा है जहां पर उसको लगता है कि यार अब मैं लास्ट दिन में लेकर के एक जगह टिक के बहुत शानदार वाले पढ़ाई कर सकता हूं, और जहां मेरे डाउट हैंड टू हैंड क्लियर हो सके। और आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि वो जगह आप जरूर ढूंढ लें। और मैं मारवाड़ी में कहूं तो गोडी डाल के बैठ जाए कि अब तो भाई काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। और अंतिम समय जब दौड़ स्टार्ट होती है तो शुरू में तो ये होता है कि स्टेमिना किसमें ज्यादा है, और लास्ट डेज में ये होता है कि अपने स्टेमिना को मैक्सिमम यूटिलाइज करके बाउंड्री लाइन को कौन जल्दी क्रॉस करता है वो सिलेक्शन की रेंज में होता है। तो 2 ही टिप्स है, 2000 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन आंसर नहीं रटने, कंसेप्चुअली सॉल्व करने, उसका कंसेप्ट आना चाहिए। और जैसे मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया, आपसे हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के अगला कर लो, तो फिर तो नहीं सिलेक्शन होगा, उसका कंसेप्ट सीख लो। फिर आपने देखा काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो रहा है, स्किप, आगे आपको टॉपिक, फिर किसी एक टॉपिक का नहीं आ रहा है, जिस टॉपिक का आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसकी थ्योरी पढ़ लो, और फिर थोड़े से क्वेश्चन और कर लो, फिर आपका काम बन जाएगा। यही एक टाइम बीइंग फिनोमेना है जो पॉसिबल इस टाइम में। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं सर मैं आपके सामने करना चाहूँगा। मैं आज पढ़ रहा था दिल्ली के एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया को, जो ऑनलाइन न्यूज़ आती है, बड़ी ऑथेंटिक सी न्यूज़ आती है, वहाँ से कई बार मैं इनपुट्स लेता रहता हूँ। जो पहले अपन बात अनाउंस करते हैं, बच्चों को जो बात बोलते हैं, एक बच्चे का मैंने दिन में एक पोस्ट डाली कि जो बोला था वो हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो एक ने बोला सर तुक्का लग गया, तो बिल्कुल सही है, तो यही सोचता रहे और नीट में भी यही कर लेना। बट मेरा कहने का मतलब है कि तुक्के भी तथ्य पर आधारित होते हैं ना, बायोलॉजी में भी तुम तुक्के लगाते हो, 2 आंसर तुम्हें आ रहे नहीं होते, बाकी 2 पे तुम अटेम्प्ट लेते हो, है ना। तो मेरा कहना है कि एक मैंने पढ़ा आज, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन बच्चों के लिए जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, और या जिसने इस साल नीट मतलब 12वीं का एग्जाम दिया या 10वीं का एग्जाम दिया, यानी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, या जो नीट 2021 के लिए प्लान कर रहे हैं, 22 के लिए प्लान कर रहे हैं, या 11th और 12th के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा बोरिया बिस्तर बांध लो, आपका सितंबर में स्कूल और कॉलेज जो भी है वो स्टार्ट होने वाला है। रीजन क्या है, मैंने वहां ये पढ़ा, जो आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में बता रहा हूं, कि अभी तक जो एनसीईआरटी ने गाइडलाइन डिसाइड करी थी किस तरीके से ओपन होगा,
है ना स्कूल्स, तो वो गाइडलाइन जो है एनसीईआरटी के ऑफिस से बाहर निकल के जितने भी सेक्रेटरीज हैं जो डिजास्टर मैनेज कर रहे हैं, डिजास्टर मतलब कोरोना के कारण जो भी कोरोना के साथ जो संलिप्त इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उससे रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे अदर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, या वो सारे डिपार्टमेंट जो मैं यूं कहूं डिसाइडिंग बॉडीज जो है, जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सेक्रेटरीज की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में इस बात को लगभग फाइनल किया गया है कि स्कूल रीओपन करनी है, व्हाट कैन बी द प्रोसीजर, स्कूल ओपन होनी है कि नहीं होनी है, इस मुद्दे पे अब चर्चा नहीं हो रही है। पहले चर्चा इस बात पे हो रही थी कि स्कूल ओपन करें नहीं करें, अब मुद्दा है कि वी वांट टू ओपन द स्कूल्स, वी वांट टू कंटिन्यू द सेशन, दिस एकेडमिक सेशन, ठीक है। हाँ, उसके लिए फेज जरूर है। मैं बता दूं कि सबसे पहले 11th 12th क्लास के बच्चों को और कॉलेज गोइंग बच्चों का फेज आ रहा है, क्लियर ये बात सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। और जहां तक मेरा आईक्यू काम कर रहा है, मैं बोल दूं कि इस महीने का जो लास्ट डेट है 27, 28, 29, 30 को जब भी अगली अनलॉक प्रोसीजर आएगी उसके अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया जा रहा है, ये मेरा क्लू है और आप देख लीजिएगा इस पे अमल होगा। और फाइनली बाकी सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज का ओके है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ मिनिस्टर जो है मिस्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी मिनिस्ट्री से भी लगभग जो एक बोलते हैं ना सैद्धांतिक हाँ, वो हाँ हो गई है। सिर्फ तरीके बता रहे हैं कि भाई क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, लगभग फैसला फाइनल है। एग्जीक्यूट कैसे करना है इस बारे में मिनिस्ट्रीज प्लान कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इंस्ट्रक्शंस देगी तो उसमें जरूर हो सकता है कि जहां पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल है उन सिटीज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़े से राइट दे दिए जाएंगे भाई आप ओपन करें नहीं करें। बट एज पर कंसर्न ऑफ आर स्टेट राजस्थान की मैं बात करूं तो यहां सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। मैं इसलिए नॉर्मल नहीं बोल रहा हूं कि कोरोना के केस बहुत बढ़ रहे हैं, बट रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। लोग सिर्फ न्यूज़पेपर में ये देखते हैं कि आज कितने केस आए, सेम लगभग उससे 2% 5% केस ही डेली रिकवर भी हो रहे हैं। इट इज वेरी गुड साइन फॉर अस। तो इसलिए ये बात लगभग लग रही है और जो टेक्निकल लोग हैं वो इस बात को भी डेली देखते हैं कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव आज आए, कितने टेस्ट पहले की तुलना में आजकल ज्यादा हो रहे हैं और कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। रिकवरी रेट हमारे स्टेट का 90% के आसपास है, 90% को क्रॉस कर चुका है। तो ये एक ऐसा सिम्टम्स है कि भाई अब कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा। अब हम इस बारे में नहीं सोच सकते कि 1 साल बच्चा पढ़ाई से दूर रहे तो उसने मान लीजिए कोई 7वीं क्लास का बच्चा है तो पहली क्लास से लेकर 6ठी क्लास तक जो पढ़ा है वो उसका 0 हो जाए। इस बारे में डिसाइडिंग बॉडीज नहीं चाहती है। बहुत जल्दी स्कूल्स ओपन होगी अलग अलग सेगमेंट में और 31 अगस्त से पहले फर्स्ट सेगमेंट जो है उसका स्कूल ओपन होने जा रहा है। और एक जल्दी से 1-2 मिनट का रिव्यू मैं स्टूडेंट से भी लूंगा कि वो कैसा फील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उन बच्चों को बुला दो, मास्क लगा के 1-2 मिनट में मैं आपको बच्चों से रिव्यू कराता हूं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, इस नीट के फैसले को मतलब वेलकम कर रहे हैं या 50-50 कर रहे हैं। आपसे इस बारे में भी बताते हैं कुछ अच्छे बच्चों से। लेकिन बच्चों ये बात मान के चलिएगा कि अब हमारे लिए जो है, हम सब लोगों के लिए जो स्कूल ओपन करने की, कई लोगों को लगता है कि इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल्स नहीं चल रहे इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें बुरा क्या है, मतलब कोई भी आदमी अपने धंधे के, अपने व्यापार के या अपने कर्म को चाहेगा कि कोरोना के कारण आज पूरा विश्व त्राही मचा हुआ है, हर कोई परेशान है, तो हर कोई अपने लिए अच्छे दिन की प्लान करेगा। लगभग सभी बिजनेस स्टार्ट कर गए और एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही तरीके से, बहुत संयम से इस समय का वेट किया है, इस समय का बहुत अच्छे से वेट किया संयम से, तो सभी को हक है। और मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स है जिनकी मैनेजमेंट बॉडी बहुत अच्छी है, जो मैनेजमेंट बॉडी है वो मतलब मंदिरों का ऑपरेशन स्टार्ट करती है, जिसमें नंबर 1 जो है जिसको आर्मी कंट्रोल करती है, हमारा जो वैष्णो देवी का मंदिर है वो स्टार्ट हो गया है और वहां पर श्रद्धालु जो है दर्शन कर रहे हैं। उसका भी इफेक्ट हमारे फैसले लेने पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का क्लियर कट फैसला है कि भाई कोरोना की प्रिकॉशंस रखिए, लेकिन अब आप काम बाधित नहीं कर सकते क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा इफेक्ट इसका पड़ चुका है। अब हम और इस स्थिति में नहीं है कि अर्थव्यवस्था को और ज्यादा हैम्पर्ड किया जाए। साथ में बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ भी डिसीजन है, जो मैं 2 दिन पहले आगाह कर रहा था डिसाइडिंग बॉडीज के बारे में। वही बात मेरे यूं मान लीजिए कि मेरी मन की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी
और कुछ इसी तरीके का जजमेंट दिया कि वी कांट जस्ट इग्नोर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा था मई को, आप सोचिए अब तक तो कितनी खुशियां बटोर चुका होता अपने सिलेक्शन की, जिसने साल भर बहुत मेहनत करी थी, तो उस सपने को भी हम ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं सकते। तो मैं कुछ बच्चों से आपको इंट्रोड्यूस करता हूं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कि वो किस तरीके से इसको लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस PIL रिजेक्शन के मामले को। मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा बालक है, दिनेश बदाला का छोटा भाई विक्की बदाला, और रिंकी बदाला का भी छोटा भाई, इसकी बड़ी सिस्टर मेरी स्टूडेंट है और अभी जोधपुर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से MBBS करी रिंकी बदाला, उसके छोटे भाई हैं विक्की बदाला, और नीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं। और अप और डाउन्स जो आए नीट कैंसिल होने को लेकर के, किस तरीके से ये हुए, बच्चा है ज़्यादा नहीं बोल पाएगा, बट मैं प्रयास करता हूँ कि आप जैसा सा है तो आप समझ पाएँ कि इसकी भावना आपकी भावना कॉमन है। विक्की, नीट का जो एग्ज़ाम लगभग 50-50 था कि होगा नहीं होगा, कैंसिल होगा आगे बढ़ेगा, तो उसको लेकर के अभी लगभग जो एक स्टूडेंट्स ने तुम्हारे ही जो साथी लोग थे जो चाहते थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, उन्होंने PIL दर्ज करा और वो PIL अब रिजेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसके ऊपर तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब देश का फैसला होता है। बट इस फैसले को लेकर के तुम्हारी मनोदशा कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुन ली। मानते हैं कुछ की नहीं सुनी, लेकिन फाइनली हमारी सुन ली। हम बहुत दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब एग्ज़ाम होगी। जैसे पोस्टपोन्ड्स पहले हुए तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमारी स्टडीज़ में भी आए, लेकिन वो थी कि एग्ज़ाम होना तो था, वो कब तक होगा वो बहुत बड़ी, लेकिन अब डेडलाइन मिल चुकी कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद यही है कि हम उसी के हिसाब से अपनी अभी टाइम है हमारे पास, तो उसी के हिसाब से तैयारी करें और फाइनली एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के हिसाब से हम अपना रिजल्ट दें, और हम सब कोशिश करेंगे अपना बेस्ट दे सकें। थैंक यू। ओके विकी, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बेटा किस तरीके से ले रहे हो, आप खुश हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? जी सर, बिल्कुल हम खुश हैं, क्योंकि अब एक पॉइंट मिल गया कि भाई जो हमने 1.5 साल मेहनत की है वो उस दिन हमको दिखानी है कि भाई हमने इतना पढ़ा है, इतना सब कुछ किया है, तो उस दिन हमको ये सारा निकालना है वहाँ। तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। अब आप प्री प्लान्ड, अब तो 100% मान चुके हैं, अब आपके दिमाग में कुछ मिथ्या है कि अभी कहीं अभी सोच रहे हैं कि उम्मीद की एक किरण अभी बची हुई है कि शायद कैंसिल हो जाए, आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, हमें तो नहीं लग रहा कि अब कैंसिल हो, और हम चाहते भी नहीं है सर कि अब कैंसिल, चाहते भी नहीं है। और मैक्सिमम आप सुन रहे बच्चों की भावनाएं जो हम बोल रहे थे कि अब एग्जाम पोस्टपोन कोई भी नहीं चाहता, न बच्चे चाहते हैं, न तैयारी कराने वाले टीचर्स चाहते हैं, और न ही बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं कि इतने लंबे समय बच्चे तैयारी करने के बाद एक जो फ्रस्ट्रेशन आता है रिपीट एंड रिपीट, वो नहीं चाहते। एक और बालक से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मैं बुलाता हूँ और उसकी प्रतिक्रिया लेता हूँ कि बेटा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की PIL थी, सब बच्चों के दिमाग में था कि उसमें क्या फैसला आता है। इस फैसले से पहले और अब फाइनली फैसला आ गया, उसके बाद कितना आपके दिमाग में इस बात का फर्क पड़ा है कि यार पहले कुछ आशंकाएं थी, अब 100% आशंकाओं के जो बादल है वो छट चुके हैं? पहले तो क्या था सर कि डेट फिक्स नहीं थी, तो वो जो था अपना पॉइंट वो फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो तैयारी करने में उतना मन नहीं लगता था। अब क्या अब डेडलाइन मिल चुकी है, तो जितने भी अपनी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने सुना, डेडलाइन मिल चुकी है, इन्होंने फैसला कर लिया है, और अब जो फैसला कर लेगा, अब जो इनकी डेडलाइन के साथ अपनी डेडलाइन मिला देगा, वो मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा। क्यों मयंक सर, मैं सही बोल रहा हूँ? और इस आज की इस वार्ता को अभी हम फाइनल कमेंट्स के तौर पर मयंक सर के 2 कमेंट्स कि मयंक सर, अब आपको कल आपने 100 नहीं बोला था, 99.9% बोला था, अब मैं चाहूँगा कि आप कितना % श्योर हैं 13 सितंबर को लेकर? फाइनल कमेंट के साथ आज की चर्चाओं को हम समाप्त करेंगे, और फिर जब भी हमें लगेगा कि आपको कोई आगाह करना है या किसी सूचना को विस्तार से आपको बताना है, क्योंकि बच्चे नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अर्थ क्या होता है, PIL क्या होती है, और PIL के डिसीजन का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है। इसलिए हमें आना पड़ता है, इसको आप इस अदरवाइज ना लें, क्योंकि इसकी हम हमारी मोरल ड्यूटी समझते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये बात सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए ये फैसला मैटर करता है। इसलिए जब भी हमें लगेगा कि हमारे फॉलोअर्स को, हमारे डियर स्टूडेंट्स को, हमारे वैल्यूबल थॉट्स की, वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी, तो हम हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। और फाइनल कमेंट के तौर पर आज के होस्ट और मेरे साथी
मयंक शेखर शर्मा के साथ आज की वार्ता को खत्म करेंगे। सर, फाइनल कमेंट। बिल्कुल सर, हर उस फैसले का जो डायरेक्ट हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल हम बार बार लाइव आते रहेंगे अपने बच्चों के लिए। अब बच्चों, फाइनल ये है कि बिल्कुल सब क्लियर है, कहीं कोई डाउट अपने माइंड में नहीं है। 13 सितंबर के लिए हम रेडी है, उसी जी जान ऑनेस्टली के साथ, ईमानदारी के साथ, जिस सपने को आपने, आपके पेरेंट्स ने, आपके गुरुओं ने मिल के देखा था, अब उसे पूरा करने का टाइम आ गया है। तो बस ज़्यादा न बोलते हुए जुड़ जाएं, बिना कन्फ्यूजन के सारी चीज़ें हैं। फिर कभी आपसे रिलेटेड कोई ऐसी बात आती है, कोई और डिसीजन आता है एनटीए का, कोर्ट का, तो उसको लेके हम फिर आप लोगों के लिए यूं ही सामने आते रहेंगे। और नहीं भी आए तो भी बार बार बच्चों की अगले नेक्स्ट डेज में आपकी जो स्टडी है, स्ट्रेटेजी उसकी क्या हो, कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को और ईजी बनाया जाए। एक मैं थोड़ा सा भी बोलना चाहूँगा बच्चों, अगर अपन ये जो सारी चीज़ें क्लियर होगी, एक टेस्ट पेपर वाला प्रॉपर वे में आपको अब अपना जो डीटीएस है ऑनलाइन या जो भी दे रहे हो आप, जिस कोचिंग से भी जुड़े हो, सब अच्छी होती है, सबने अपना शेड्यूल चला रखा, तो अब उसको थोड़ा सा ईमानदारी से फॉलो करो। जो टाइमिंग आपका पेपर का उसको बिना मिस करते हुए प्रॉपर वे में हर टेस्ट 13 सितंबर से पहले जो भी आपका टेस्ट हो रहा है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। साथ में एनटीए जो फुल सिलेबस के पेपर ले रहा है उसको भी बच्चों अगर रेगुलर नहीं हो पाए तो हर वीक में 2 या 3 एनटीए के पेपर भी आप अटेम्प्ट जरूर करोगे। तो बिल्कुल आज की बात को यही मैं विराम देते हुए मिलते हैं अगले लाइव सेशन में आप लोगों के लिए फिर से बच्चों नई स्ट्रेटेजी के साथ हम टीम स्वाभिमान आपके सामने फिर आएगी। तब तक के लिए वही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय, और आपका सम्मान जिंदा रहे, स्वाभिमान जिंदा रहे। थैंक यू बच्चों।